हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का हम यहाँ पर फंडामेंटल भी देखेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं कि सारी चीज़ों की एनालिसिस की, तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है। यहाँ मेरी किसी भी तरह की आपको राय नहीं है, तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपनी ही समझ से करना है। मेरे कहने से तो यहाँ पर सिर्फ सीखने की कोशिश करना है कि किस तरीके से जब हम सारी फैक्टर्स की एनालिसिस करने के बाद में कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है और एडवर्स मार्केट सिचुएशन में हमें वहां पर डर नहीं लगता। तो जब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस एक आईटी कंपनी का बिजनेस है और ये सेम पेयर ग्रुप में आता है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री। यहाँ अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। सबसे पहले टीसीएस आती है, फिर इन्फोसिस आती है और उसके बाद में एचसीएल टेक्नोलॉजीज आती है। विप्रो फोर्थ नंबर पर आती है। और अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो रेवेन्यू में के हिसाब से भी ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। विप्रो बहुत पहले इससे बड़ी हुआ करती थी, लेकिन विप्रो अब फोर्थ नंबर पर है एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। तो ये एक कोई पहले से लेकर अब तक ये ऊपर आ गई है उस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी। इसमें वैल्यूएशन की अगर हम बात करने लगे तो प्रमोटर्स के पास 60.72% है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करने लगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी बेटर है विप्रो से, लेकिन टीसीएस की इससे ज्यादा है और इन्फोसिस की इससे ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस और इन्फोसिस इससे बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज हैं। इस बात का इससे सीधा सीधा लिंक इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर कंपनी का यहां पर काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है और जो क्लाइंट बेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मार्जिन डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। यहाँ इस चीज का थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। और पी रेशो की अगर हम इसमें यहाँ पर बात करने लगे तो पी रेशो 17.80 है एचसीएल का और टीसीएस का 29 है, इन्फोसिस का 28.42 है। तो पीई रेशो के हिसाब से ये सबसे सस्ती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करने लगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी में 24.79 रिटर्न ऑन इक्विटी है। इन्फोसिस की भी सेम है और टीसीएस की बहुत ज्यादा मींस एक लीप गैप है अपसाइड पर, लेकिन इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का यहां पर सेम है। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करने लगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी मतलब तीनों में ही डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। सॉरी, टीसीएस में 9% डेट है, इन्फोसिस में 7% डेट है एंड एचसीएल में यहां पर 10% डेट है। तो यहाँ जो मेन इंपैक्ट निकल कर आता है अगर हम तीनों कंपनीज का कंपैरिजन करने लगे तो पी रेशियो का आता है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज की डेट में काफी कंफर्टेबल पी रेशियो पर अवेलेबल है 17.80 के। सो दिस पर्टिकुलर फिगर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर सेफ हैंड्स में है। हमने डेट इक्विटी रेशियो देख लिया। उसके बाद में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो जनरल पब्लिक के पास बहुत ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग नहीं है, 5.38% है। एफआईआईज के पास 18 है, डीआईआईज के पास 14 है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एफआईआईज की होल्डिंग लगातार यहाँ पर कम हुई है, यानी कि एफआईआईज ने यहाँ पर लगातार सेलिंग की है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जितना सेल यहाँ पर एफआईआई ने किया है उतना ही बाइंग यहाँ डीआईआईज ने कर लिया है। सो हु इज रिप्लेसिंग द एफआईआईज? डीआईआईज आर रिप्लेसिंग द एफआईआईज। सो जब भी माइंड में इस बात का ख्याल आए कि एफआईआईज विवेक भाई बहुत ज्यादा स्पीड से सेल कर रहे हैं, देन हु केयर्स, वी इंडियंस हैव मनी नाउ। तो डीआईआईज के पास जितना पैसा है वो इंडियंस का ही पैसा है, इंडियन इंडिविजुअल्स का पैसा है। तो हम लोग एफआईआईज को एक्चुअल में टक्कर दे रहे हैं। वो जितना मर्जी मार्केट को गिराने की कोशिश करें वो गिरा नहीं पा रहे हैं। 2008 का सिनेरियो डिफरेंट था, अभी सिनेरियो डिफरेंट है। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि किस तरीके से एफआईआईज की जो परसेंटेज है वो चेंज हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और किस तरीके से मार्केट ने यहां पर बिहेव किया है।
तो जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं आईटी बिजनेस की, ये रॉक सॉलिड बिजनेस है। रॉक सॉलिड इन द सेंस कि अगर बाहर की कंट्रीज में थोड़ी सी ग्रोथ कम भी होती है तो इंडिया में भी बिजनेस बढ़ता जा रहा है और जो स्कोप है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बाहर की कंपनीज भी इंडिया में अपना सेटअप बना रही हैं और इंडियन स्टार्टअप से भी नया बिजनेस जनरेट हो रहा है। एंड नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन स्टार्टअप कंपनीज बट जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो भी नए नए फील्ड्स में आ रहे हैं। और जैसे ही कुछ भी नई फैक्ट्री लगेगी या फिर नया कोई भी बिजनेस आएगा उसमें आईटी की इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। और ऐसे में हमेशा एक चीज की कोशिश की जाती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कि मैक्सिमम काम जितना आउटसोर्स कर सकते हैं खासतौर से आईटी रिलेटेड तो उसको आउटसोर्स किया जाए, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज मिल जाती है और एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट का ही होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर सभी कंपनीज आईटी का मेन वर्क आउटसोर्स कराने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वैल्यूएशन भी ठीक हो गई है। और वैल्यूएशन ठीक होने के पीछे रीजन क्या है, अगर हम पी रेशो की बात करने लगे यहाँ पर, और इसको समझने के लिए साइज मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे सारी फिगर्स यहाँ पर नजर आ जाएं। यस, इस तरीके से। तो 5 इयर्स का जो मीडियन पीई है दैट इज 15.4 एंड नाउ इट इज कोटिंग एट 17.8। लेकिन जो टॉप पर ये चला गया था वो 33 तक चला गया था, 33 से वापस 17 तक आ गया है। सो यहां पर ये जरूरत से ज्यादा ऊपर था जो वापस से ठीक हो गया। अगर 3 इयर्स की बात करने लगे तो 3 इयर्स का मीडियन पी वाज 19.4 जो करेक्ट होकर इस मीडियन से भी नीचे आ गया है। तो लास्ट 3 इयर्स का मीडियम पी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिसेंट के टाइम में किसी सेक्टर ने अच्छा करना शुरू किया हो या उसके पी रेशो की यहां पर री रेटिंग हुई हो तो 3 इयर्स में अगर मीडियन से नीचे है यानी कि वैल्यूएशन अब महंगी नहीं है। 5 इयर्स में और अच्छा कंफर्ट आता है और 10 इयर्स में और ज्यादा अच्छा कंफर्ट आता है। तो 10 इयर्स में 16.3 है, 5 इयर्स में 15.4 है और 3 इयर्स में 19.4 है। तो यानी कि जितना ओवर चला गया था वापस से सारी चीजें ठीक हो गई हैं, एक बेस पर आ गया है जो एवरेज बेस है। नाउ बात करते हैं यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकली अगर हम बात करने लगे तो जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था सितंबर 2021 में यानी कि लास्ट ईयर सितंबर में, वहां से ऑलमोस्ट 35.6% ये स्टॉक नीचे आ गया है एंड इट इज टेकिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस टेक्निकल को यहां पर ध्यान से समझना कि किस तरीके से ये एक का बेस बनाता है और उसके बाद में वापस से चलना शुरू कर देता है। हिस्ट्री भी यहां पर रिपीट होते हुए नजर आएगी। तो इसने यहां पर एक बेस बनाया एंड दिस बेस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज स्टार्टिंग में ये एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के बाद में इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर की तरफ को, नीचे आकर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने सेम सपोर्ट लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई। 3 बार सपोर्ट बन चुकी है। जो पहले रेसिस्टेंस था सेम रेसिस्टेंस को क्रॉस करके वापस से इसको सपोर्ट बनाया और उसके बाद में वापस से ऊपर जाकर और डबल टॉप बनाकर फिर से ये नीचे आया और यहां पर ये सेम लेवल पर एक सपोर्ट ले रहा है जो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, मार्केट ऊपर चलना शुरू कर रही है और ये स्टॉक भी साथ में करेक्ट हुआ एंड वैल्यूएशन वापस से ठीक हो गई है, 17 के पी पर आ गया है। जो इसका लास्ट 10 इयर्स का हमने चेक कर लिया, 10 इयर्स का और 10 इयर्स का 16 था, 5 इयर्स का 15 था और 3 इयर्स का 19 था, अभी 17 है। तो यानी कि मिड में वहां पर पहुंच गया है। तो यहां से वैल्यूएशन ठीक हो गए हैं। ऐसे में इसका सपोर्ट फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज भी लेना एक जायज बनता है। इससे पहले सेम हिस्ट्री कैसे रिपीट हुई थी मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम इससे पहले की यहां पर चार्ट पैटर्न पर चले जाएं, चार्ट लोड होने देते हैं, इट इज टेकिंग सम टाइम, आई डोंट नो व्हाई। सो यहां पर ये चार्ट लोड हो गया है फाइनली और हम यहां पर अगर देखें तो एक बड़ी रैली के बाद जो ये रैली आई थी 2011 से 2014 तक, 2015 तक, वहां पर भी सेम तरीके से इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया था और ये चार्ट पैटर्न आपका इस तरीके से था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम यहां पर इसने पहले मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस किए, लगातार रेसिस्टेंसेस थे इस पर्टिकुलर लेवल पर और सेम यहां पर ये सपोर्ट इसने लेनी शुरू की और वापस से इसने सेम सपोर्ट ली, सेम सपोर्ट यहां पर सेम रेंज में रहते हुए इसने फिर से सेम सपोर्ट ली और इसी का बेस बनाकर फाइनली यहीं से ये ऊपर जाना शुरू हो गया और जितना नीचे आया था वापस से सेम
सेम लेवल पर इसने जाना शुरू कर दिया और वापस चला गया। तो इसमें कितना टाइम लगा, अगर हम इससे पहले वाली जो गिरावट थी इसमें देखें कि कितना टोटल गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट सेम गिरावट आई थी 32-33% की। अभी भी ऑलमोस्ट सेम गिरावट है 35% की, और इसी तरीके से नीचे आया था सेम तरीके से, वापस से नेक्स्ट 1 ईयर में ये ऊपर चला गया, और सेम हम यहां पर भी उम्मीद कर सकते हैं। इससे पहले भी एक बार इसी तरह की यहां पर अपॉर्चुनिटी थी, एग्जैक्टली सेम तरीके से कि ये एक मैं यहां पर बेस लाइन तैयार करता हूं, और हम यहां पर देखें कि जो पहले रेसिस्टेंस था वही यहां पर आकर सपोर्ट बना, फिर यहीं पर सेम सपोर्ट बना, सेम सपोर्ट बना, और सेम रेंज में थोड़े दिन तक घूमता रहा और वापस से ये ऊपर चला गया, और जो इसने टॉप बनाया था वहीं तक ही चला गया। तो क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, काफी लोग ये कहते हैं विवेक भाई ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में इट मस्ट कम डाउन। लेकिन अच्छी कंपनीज के केस में अगर वो गिरावट ठीक ठाक हो जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न वहां पर काम नहीं करता, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उससे ज्यादा बेटर काम करता है। और यहीं पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना, तो ये शोल्डर था रिवर्स का, ये हेड था, और ये वापस से शोल्डर था। तो हेड एंड शोल्डर ने तो काम नहीं किया, लेकिन इस तरीके से ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने यहां से फिर मींस वर्क किया है। क्योंकि अच्छी कंपनीज की बेसिक नेचर क्या है, अच्छी कंपनीज की बेसिक नेचर मार्केट में ऊपर जाना है। सेम यहां पर इसी तरीके से इसने हम बहुत सारे लोग कह सकते थे कि ये शोल्डर बना, ये पूरा हेड बना, ये शोल्डर बना, तो विवेक भाई ये तो यहां से नीचे जाना चाहिए। नीचे एक बड़ी गिरावट के बाद चीजें नहीं जाती हैं, तो यहां पर ये शोल्डर बना, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा हूं, यहां पर फिर ये इसका हेड बना और ये शोल्डर बना, और ये नीचे जाने के बदले फर्दर ऊपर चला गया, और ऊपर जाते हुए इसने टारगेट को अचीव किया। सेम चीज यहां पर सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। काफी लोग ये बात कर सकते हैं कि यहां से ये एक और शोल्डर बनाएगा, उसके बाद में नीचे चला जाएगा, तो इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद अगेन अच्छी कंपनीज नीचे नहीं जाती, भले ही वहां पर पैटर्न बन रहा हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर नहीं जाना है, यहां पर वैल्यूएशन बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम फंडामेंटल्स बिजनेस वैल्यूएशन इन सब चीजों को टेक्निकल्स के साथ कवर करके तब काम करते हैं, तो हमारे फेवर में यहां पर सिचुएशन का रहना और ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो यहां भी किस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है कि शायद ये शोल्डर बनेगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में यहां से इस तरह से हेड बनेगा, यहां फिर शोल्डर बनेगा, और फिर ये फर्दर ऊपर चला जाएगा, एंड फाइनली शेयर प्राइस हो सकता है यहां से डबल के आसपास तक चला जाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये यहां पर हेड बनता है तो हमारी जो डेप्थ है वो 56 पॉइंट के आसपास यहां पर हो जाती है, और हम यहां से लोग चार्ट हटा देते हैं, और इसी की डेप्थ को नेकलाइन से ऊपर लगाकर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो 1800 निकल कर आता है। और करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 889। तो यहां से पूरा टेक्निकल टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 100% गेन के लिए तैयार रहता है यहां पर, एंड 100% गेन इज 109% गेन। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से इस तरीके से हम जब काम करते हैं तो सिचुएशंस हमारे फेवर में होती है। इससे पहले सेम तरीके से अगर हम देखें, जब इसने 2 बार टेक्निकल टारगेट्स इस तरह से अचीव किए तो कितना टाइम लगा, लगभग हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा 100% गेन आने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो हम यहां पर इससे पहले जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जो पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबको नजर आ रहा था, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी है तो यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने ज्यादा अच्छे से काम किया। हमने इसको पिक करके नीचे से पिक करके ऊपर रखा, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट अचीव होने में जो बिल्कुल बेस था, जहां इसने नीचे टच किया था, वहां से लेकर टारगेट अचीव होने तक काफी लंबा वक्त लग गया। लेकिन इस बीच में जितने भी जिगजैग हैं वो सारे कवर हो गए। और ज्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि इस बीच में यहां पर पेंडेमिक भी आ गया। ये पेंडेमिक का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। और इससे पहले जब ये वाला टेक्निकल टारगेट हम चेक करते हैं कि ये हमारी डेप्थ थी, इसको हमने पिक करके ऊपर रखा नेकलाइन से, और बेस से अगर हम टेक्निकल टारगेट अचीव करने तक की बात करने लगे तो कितना टाइम लगा यहां पर? ये हमारा टाइम लगा ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 1 ईयर और 3 मंथ्स। तो एक्चुअल में इतना ही टाइम लगना चाहिए किसी भी टेक्निकल टारगेट के अचीव होने में। यहां पर 75% गेन का टारगेट था, अभी जो आता है वो 109% का आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यहां पर 109% उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि बेस बनता हुआ नजर आता है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हुए कोई स्ट्रेटजी यूज करें यहां पर, सो एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड ओवरऑल अपना टारगेट 109% है। अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यहां पर जो अमेरिका की सिचुएशन है या फिर चाइना में जो डेट पाइल अप हो रहा है, उससे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर किस तरीके से रिलीज होता है। क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज की अभी भी जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो बाहर की कंट्रीज से आती है, वहां से कितनी ग्रोथ आएगी और कितनी नहीं आएगी देखने वाला पॉइंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये 35% डाउन है एंड इससे पहले भी इसी तरह के इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर उसको नेग्लेक्ट करके जो ब्रेक डाउन पॉइंट था वही सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया। जैसे ये इस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकता है, इट कैन रिमेन इन ए रेंज फॉर सम मोर टाइम लाइक दिस 2-3-4 मंथ्स, और उसके बाद में यहां से जाना शुरू करे। सो दिस इज बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी के बेस पर हम इसमें काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर किसी को होल्ड भी करके रखना है तो डबल के लिए हम होल्ड करके रख ही सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन यहां पर अपने फेवर में है। और जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए करते हैं। यहां पर जितना भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से एक बात समझ के चलना कि अगर हम किसी भी अच्छी कंपनी में 5% से ज्यादा पैसे ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। डाइवर्सिफाई करके चलना अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बेटर है, क्योंकि अगर हमारे जैसे हमने सोचा उस हिसाब से अगर मार्केट मूव ना करे तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे पैसे ज्यादा ना फंसे, या फिर अगर वो नीचे भी आ जाए तो हमें अफसोस ना हो, बाकी स्टॉक्स में ट्रेड करके हम अपॉर्चुनिटी का फायदा वहां पर उठा सकें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।